हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम एकदम धमाकेदार गया है। अंतिम प्रहार से बहुत सारे क्वेश्चन हिट हुए, डिटेल वीडियोस भी बहुत अच्छी तरीके से आपने समझे, पढ़े और आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया। ऐसी मेरी पूरी आशा रही है ना। काफ़ी अच्छा हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी इसमें देखने को मिला और बच्चों को भी लगा कि अब ये आखिरी एग्जाम है, आखिरी ये फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट पेपर है, सेकंड सेमेस्टर में आप पहुंच जाएंगे इसके बाद, ठीक है। और पर देखो, ये जितना अलग काइंड का पेपर है, इट इज़ अ थ्योरी और न्यूमेरिकल का पेपर है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस की बात करता है। तो टोटल मिला के वैसे तो काफ़ी सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे थे पुटअप, लेकिन टोटल मिला के केवल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वेराइटी लाया हूँ मैं। केवल अगर ये 10 वैरायटी के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आप 90% तक इस पेपर के अंदर हिट कर लेंगे। इतना मेरा और मेरी पूरी टीम का मानना है। तो 10 क्वेश्चन के लिए इस बार ये जो पेपर है, वैरायटी होने के कारण हम ये न्यूमेरिकल की जब मैं प्रैक्टिस दूसरी क्वेश्चंस में कराऊंगा, इसलिए इसके केवल 3 वीडियो में अंतिम प्रहार के लाऊंगा। पार्ट 1, 2 और 3 तीन ही वीडियो आएंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगे। एक वीडियो में मैं 3-4 क्वेश्चन आपको डिलीवर करूँगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस के सिलेबस को भी समझना होगा। ये अंतिम दिन के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस पेपर के अंदर मैक्सिमम जो बैक का अगर रेशो देखा जाए तो 2 पेपर के अंदर बच्चों की सबसे ज़्यादा बैक देखने को मिलती है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और बाकी कुछ महानुभाव भी रहते हैं जिनका इकोनॉमिक्स में भी बैक रहता है, लेकिन ठीक है, इन 3 जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं इनमें सबसे ज़्यादा बैक है। और उसमें भी स्टैटिस्टिक्स की बैक जो आर्ट्स, साइंस से और कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हैं, इसके अंदर सब जनरल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है आपसे, ये मान लीजिए आपकी ये बीकॉम फाइनल ईयर लेवल की या बीएससी फाइनल ईयर लेवल की आपसे पूछी जाएगी। बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चन आए जाएंगे। एवरेज भी आपसे सीधा सीधा वो एवरेज पूछने का नहीं कहेगा। तो यहाँ पर अपन को क्वेश्चन भी अच्छे से समझने हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं आपको एक सच बताने वाला हूँ। जिन भी बच्चों को ये भ्रम हो रहा है कि अकाउंट्स का पेपर वो थ्योरी करके निकाल कर आ गए हैं, क्योंकि एग्जाम में इस बार अकाउंट्स में थ्योरी ज़्यादा आई थी, वो सब किसी भी भ्रम में, किसी भी इस तरीके से साइकोलॉजी में न रहें कि हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की केवल थ्योरी पढ़ के जाएंगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। निश्चित तौर पे एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन थ्योरी भी आपकी तभी बनेगी जब आपको उसका न्यूमेरिकल का कुछ आइडिया होगा कि ये बनता क्या है, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। अगर आपको वो न्यूमेरिकल बनाने आता है तो आपकी थ्योरी भी इजी हो जाएगी। और अगर 1-2 क्वेश्चन की आपकी थ्योरी नहीं बैठी, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी ऐसी नहीं है कि आपने कुछ भी मन से लिख दिया और वहाँ पर आपको मार्क्स मिल गए। लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट का अपना पेपर हो गया, या अपना चलो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी मान सकते हैं, कहीं कहीं आप लिख सकते हो उसमें इकोनॉमिक्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, या बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर। इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते। ये वीडियो में मैं स्टार्टिंग में आपको 5-7 मिनट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसा पेपर है कि मैं नहीं चाहता कि एक भी सिंगल बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसकी बैक आए। इसलिए जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा और सारे क्वेश्चन को समझिएगा कि अपन को कैसे इनको अप्रोच करना है और कैसे इसकी थ्योरी और कौन सा पार्ट इसका न्यूमेरिकल का अपन को करना है। ये सारी बातें मैं एम्फेसिस करके बताऊंगा, इसलिए चिंता मत करिएगा। डराने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, लेकिन सच बात बताने का मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 10 ही क्वेश्चन है, ये पढ़ लो, ये केवल पैटर्न बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरी ही भरोसे मत रहना, वरना अगले साल फिर आपको ये सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है सच बोलना। देखो, अच्छा लगे वो बातें बोलना जरूरी नहीं होता। हमेशा मेरा जो फर्ज है वो आपको सच बताना कि ये स्टैटिस्टिक्स है भाई, इसको अच्छे से सीरियस होके पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये आता ही है, मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपके 15 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। पार्ट बी और ए को, सी को मिला के ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने ही मिलने वाला है। ये क्वेश्चन क्या है सर? ये है कोरिलेशन कार्ल पियर्सन साहब का और स्पियर्समैन साहब का। अब देखिए, जो कार्ल पियर्सन साहब है इनका कोरिलेशन बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पहले मीन निकालिए, मीन में भी ये बोलते हैं कि एक्चुअल मीन निकालो, ठीक है, जिसका फॉर्मूला अलग है।
और दूसरा बोलते हैं एज्यूम मीन निकालो, ठीक है। और इसके अलावा ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट विदाउट मीन आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और इसके अलावा कार्ल पियर्सन साहब बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से आप इसका कोरिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है। ये 4-5 इनके मेथड है। देखिए, एक एक्चुअल है, दूसरा एज्यूम्ड है, तीसरा डायरेक्ट है विदाउट मीन निकाल के, और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन से है। चारों से एग्जाम के अंदर कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, मीन में क्या पूछा जाएगा, एक तो एक्चुअल मीन से निकालना, एज्यूम मीन से निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालना, या विदाउट मीन डायरेक्ट जिसको अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कार्ल पियर्सन साहब का ये पूछा जाता है। और स्पियर्समैन साहब जो हैं अपने स्पियर्समैन, इनकी रैंक कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये इनका फॉर्मूला रहता है। बहुत सी बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, 6 सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब दिया हुआ है माइनस एन, ठीक है, और 1 माइनस में ये इनका फॉर्मूला दिया हुआ है कोरिलेशन निकालने का, ठीक है। तो याद रखना, इसी को अपन सॉल्व करते हैं तो एन क्यूब माइनस एन हो जाता है, तो दोनों ही फॉर्मूले सही है। तो बच्चे कंफ्यूज मत होना, एन स्क्वायर माइनस 1 या एन का ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 कर दो, या एन क्यूब माइनस एन कर दो, तो भी वही फॉर्मूला है। बहुत से बुक के अंदर एन क्यूब से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। स्पियर्समैन साहब रैंक देने में बिलीव करते हैं। स्पियर्समैन साहब क्या कहते हैं कि अगर कोई डिजिट दिया हुआ है 42, 43, 44, 45, ठीक है, और यहाँ पर 57, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रैंक दे दो। 57 को फर्स्ट दे दी, 45 को 2 दे दी, 4 को 3, इसको 4 दे दी, और इसको 5 दे दी। इसी तरीके से दूसरे का चेंज करके अपन स्क्वायर करते हैं, तो अपन स्पियर्समैन और कार्ल पियर्सन दोनों के कोरिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम में हमने ये भी देखा है कि इसकी थ्योरी जब पूछी गई तो दोनों में डिफरेंस पूछ लिया गया कि स्पियर्समैन और कार्ल पियर्सन के रेशियो एनालिसिस, रैंक कोएफिशिएंट एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाई द कार्ल पियर्सन इज मोर एक्यूरेट। क्यों इसमें एक्यूरेसी ये ज्यादा है, क्योंकि मीन के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर अपन मैथमेटिकल टूर है ये कोरिलेशन का मेथड है। करते क्या है कोरिलेशन में सर, कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या विदाउट रिलेशन है, जिसको हम जीरो बोलते हैं। अब ये सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझो। x बढ़ने पे अगर y बढ़ जाता है तो इसको पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। x कम होने पे y बढ़ जाए तो इसको नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं, यानी अपोजिट काइंड ऑफ रिलेशन को नेगेटिव बोल दिया। पॉजिटिव में दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, और जीरो रिलेशन में x के बढ़ने पे y को कोई प्रभाव नहीं होता। तो सर ये एक्स वाई क्या है, मान लेते हैं एक पर्सन की इनकम है, कौन, अपने मिस्टर पिंटू है ना, तो मिस्टर पिंटू जी की इनकम है, x क्या है, इनकम है। अगर किसी मिस्टर पिंटू की इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ये पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ने पे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो नेगेटिव रिलेशन होगा, और अगर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो जीरो रिलेशन है। दीज आर द मेन फंडामेंटल टूल्स। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। रैंक को रिलेशन का क्वेश्चन अपन को अच्छे से करके जाना है, करके जाना है। कितने वेराइटी के क्वेश्चन है ये भी बता देता हूँ। कार्ल पियर्सन साहब के कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहला है एक्चुअल मीन से, दूसरा है एज्यूम्ड मीन से, ठीक है, एज्यूम्ड मीन से, तीसरा है अपना इसमें डायरेक्ट विदाउट मीन से, है ना, इसमें मीन की आवश्यकता नहीं होती है, और चौथा कब है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा रैंक कोएफिशिएंट स्पियर्समैन साहब के भी दो फॉर्मूले, स्पियर्समैन साहब के केवल दो फॉर्मूले। एक तो नॉर्मल जब टेबल आएगी तब अपन 6d² वाला फॉर्मूला जो है सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन वाला फॉर्मूला कर देंगे 1 माइनस करके, और एक जो आपका फॉर्मूला आता है 6/1/12 करके फॉर्मूला है लंबा सा, वहां पर एम क्यूब माइनस एम वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटेंस वाला डेटा है, और यहाँ पर एक्चुअल में जब दिया होता है नॉन रिपीटेंस का डेटा है। ये स्पियर्समैन साहब के रैंक कोरिलेशन है। थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, या कार्ल पियर्सन साहब की थ्योरी आती है, स्पियर्समैन साहब की थ्योरी सिंगल में नहीं आती। तो ये क्वेश्चन तो इस तरीके से है कि ये एग्जाम में आना ही है,
क्योंकि इसके बिना आपका स्टैटिक्स का पेपर कोई अच्छा पेपर नहीं चलाता। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मैंने बता दिए। अभी बोलोगे तो इसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, वरना बुक में दे भर भर के अपन ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके अलावा डिटेल वीडियो में मैं इसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, ठीक है। जिन्होंने अभी तक डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं, कोरिलेशन निकालना नहीं सीखा है, जल्दी से सीख लेना। देखो मेरा नहीं किसी और का देख लेना, लेकिन सीख जरूर लेना। नेक्स्ट है रिग्रेशन। ये अलग ही इंपॉर्टेंट, इसका लेवल अलग ही चल रहा है। देखो जैसे कोरिलेशन में क्या होता है कि कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के बीच में बात कर रहे हैं, है ना। कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल x और y के बीच में केवल रिलेशनशिप निकालते हैं कि भैया +1 है, -1 है या 0 है। लेकिन जब हम रिग्रेशन की बात कर रहे होते हैं, जब मैं रिग्रेशन की बात कर रहा होता हूं, तो याद रखना ये एक्चुअल डेटा देता है। एक्चुअल क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन मिलती है, मेरे को इक्वेशन मिलती है। तो रिग्रेशन का कौन सा क्वेश्चन आएगा सर? रिग्रेशन का आपका क्वेश्चन आप समझ के चलिए कि रिग्रेशन की थ्योरी भी आ सकती है और रिग्रेशन का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके न्यूमेरिकल में परेशान नहीं होना है, अपन को नॉर्मल मीन से ही क्वेश्चन इसका बार बार पूछा जाता है कि एक्चुअल मीन से आप ये रिग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करिए। एज्यूम का क्वेश्चन कितनी बार नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो x ऑन y ऑन x निकालने का पूछ लेगा आपसे, या तो x ऑन y ऑन x आपका आ जाएगा, ये एक ही क्वेश्चन है, x ऑन y ऑन x आपका आ जाएगा एक्चुअल मीन से, या इसके अलावा आपसे इक्वेशन बोल देगा। वो ये क्या बोल देगा? इक्वेशन बोल देगा। इक्वेशन बोल देगा x इक्वल टू a प्लस वाई बी। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन जिन्होंने करे हैं बहुत बढ़िया है, नहीं करे हैं तो आज कर लो, क्योंकि ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, रिग्रेशन की थ्योरी भी आती है। अब कोई मेरे से कहता है कि दोनों सर एक ही साथ में आएंगे क्या? क्या रिग्रेशन की थ्योरी और कोरिलेशन का न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? तो आने की प्रोबेबिलिटी है। तो क्या मैं इस टॉपिक को स्किप करके केवल कोरिलेशन को एम्फेसिस कर लूँ, यानी कोरिलेशन समझ लूँ, या कोरिलेशन को छोड़ के रिग्रेशन समझ लूँ? तो ऐसा नहीं करना। देखो क्योंकि कितनी बार हमने एग्जाम में देखा है कि दोनों ही क्वेश्चन आ गए और एक से ही पूछ लिया, रिग्रेशन की थ्योरी ऊपर लिख ली और रिग्रेशन का न्यूमेरिकल नीचे दे दिया। तो इसको आपको समझना है। रिग्रेशन एक्चुअल डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके अंदर अपन इक्वेशन बनाते हैं। इस तरीके की इक्वेशन अपनी नॉर्मली बनती है x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, y माइनस वाई बार। और अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूं, लिखी हुई तो नहीं है यहाँ पे, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इक्वल टू और ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। ये सेकेंड इक्वेशन होती है। अपन दोनों पैरेलल सॉल्व करते हैं। ये इसका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई एन डॉट सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू में मल्टीप्लाई बाय में सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है, सिंपल सा याद रखना। और ये जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से सॉल्व करने का आता है। ये रिग्रेशन में हमको कम देखने को मिलता है। तो रिग्रेशन में आपको एक्चुअल मीन के साथ अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपन को ये नॉर्मली इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी कि रिग्रेशन में दो वेराइटी के क्वेश्चन है। एक तो आपके एक्चुअल मीन के हैं और दूसरा आपकी इक्वेशन के भी क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। आप बोलोगे तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियोस में इसकी प्रैक्टिस करवाई है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी आपको डिलीवर में कर चुका हूं। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको यही बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अकरेंस के चांसेस कि कितनी बार कोई इवेंट अकर हो सकता है। कोई जैसे कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बता देता हूं। यही दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले, एक तो कार्ड का मिलेगा या बॉल का मिलेगा। 52 कार्ड्स हैं। जोकर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। दिस इज द सिंपल कार्ड के क्वेश्चन आएंगे आपको, या बॉल के क्वेश्चन आते हैं कि 3 बॉल्स हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है, रेड ब्लू और ग्रीन या रेड ऑरेंज ग्रीन। तो एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या रेंडमली 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बेनम थ्योरम है इसके अंदर, उस थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वो बेनम थ्योरम की इसके जो एडिशनल और मल्टीप्लीकेशन लॉ है ना, ये भी अच्छे से याद करना, ये अलग टॉपिक है। ये बेनम थ्योरम के अंदर टॉपिक है वैसे तो, लेकिन ये एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन के लॉ, ये थ्योरी आई थी। बताओ, ये एग्जाम के अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की थ्योरी पूछ ली एग्जामिनर ने कि एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी के लॉ बताइए। अब मेरे को
ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछो कि अगर मेरे को एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन के लॉग के अगर थ्योरी याद है तो मैं न्यूमेरिकल क्यों नहीं बना सकता, और अगर इसका थ्योरी याद नहीं तो न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा, और न्यूमेरिकल अगर जिसका बन रहा है वो थ्योरी भी कर लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स में दोनों ही चीजें पैरेलल सीख सकते हो, थ्योरी और न्यूमेरिकल। कुछ एक दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल एक साथ नहीं सीखे जाते। तो ये पार्ट 1 में 15 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए पार्ट 1 के अंदर अपन ये 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करी मैंने, रिग्रेशन, कोरिलेशन और प्रोबेबिलिटी। ये लगभग हर पेपर के अंदर हमको एज इट इज देखने को मिलेंगे। कौन सी वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैंने बता दिया। अब सेकंड पार्ट के अंदर अपन और डीपली एनालिसिस करते हैं, थ्योरी के भी उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।